नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कैसे किया जाता है? अगर सेल में इरेगुलरिटी आ गई तो उससे क्या हो? मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कैसे हो? इन सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 21 और उसके अंदर रूल 76 से लेकर 80 तक। पिछली वीडियो में हमने 70 से लेकर 75 तक किया था, आज हम 80 तक चलेंगे और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कैसे होती है और साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूल्स आ जाएंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर देखेंगे कि अगर इरेगुलरिटी आ जाती है तो क्या प्रोसीजर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेल का क्या प्रोसीजर है, मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जी इसका रूल 76। रूल 76 के अंदर बताया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेयर्स इन कॉर्पोरेशन वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ए शेयर इन कॉर्पोरेशन द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द सेल टू बी मेड बाय पब्लिक ऑक्शन ऑथोराइज द सेल ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट और शेयर थ्रू ए ब्रोकर। कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या किसी कॉर्पोरेशन के अंदर शेयर है तो अदालत ये ऑर्डर कर सकती है कि उसकी सेल पब्लिक ऑक्शन के बजाय किसी ब्रोकर के ज़रिए कराई जाए, यानी कि किसी दलाल के ज़रिए कराई जाए, क्योंकि दलाल और ब्रोकर्स जो होते हैं वो अपने काम को अच्छी तरह से ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए उनके ज़रिए अगर सेल कराई जाएगी तो ज़्यादा फ़ायदा और मुनाफा हो सकता है। उसके बाद रूल 77 के अंदर बताया गया है सेल बाय पब्लिक ऑक्शन वेयर मूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन द प्राइस ऑफ ईच लॉट शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ सेल और एज सून आफ्टर एज the officer or other person holding the sale directs and in default of the payment the property shall forthwith be sold। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये होता है कि कुछ रकम पहले अदा कर दी जाती है और कुछ रकम बाद में अदा की जाती है, आगे रूल आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। मूवेबल में यह होता है कि सारे की सारे रकम उसी वक्त दे दी जाती है और फिर उसी वक्त डिलीवरी भी हो जाती है, और अगर कोई और आगे आगे तारीख दे दी जाती है कि मैं फ़लाँ तारीख तक दे दूँगा, तो भी मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोसीजर है कि कुछ पहले और कुछ बाद में। और अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फ़ौरन उसकी रीसेल वहीं पर कर दी जाएगी। यानी कि एक बंदे ने खरीदी और फिर वो कहता है पैसे नहीं देता, तो डिफ़ॉल्ट हो गया, फ़ौरन उसको दूसरे बंदे को बेची जाएगी। On payment of the purchase money, the officer or other person holding the sale shall grant a receipt of the same and the sale shall become absolute। तो जैसे खरीद ली जाएगी, खरीदने के बाद उस बंदे को जिसने खरीदी है उसको रसीद दी जाएगी, पैसे ले लिए जाएंगे और सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऑक्शन के ऊपर सेल एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट तब होती है जब उसकी पूरी पेमेंट हो जाती है। मूवेबल के अंदर उसी वक्त मौके के ऊपर एब्सोल्यूट हो जाती है। where the movable property to be sold is a share in goods belonging to the judgment debtor and a co-owner। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको बेचना है वो एक ऐसी चीज़ है कि कोई अशिया हैं, कोई गुड्स हैं जो कि जजमेंट डेटर के भी हैं, कोई साथ में को ओनर है उसके भी हैं, एंड टू और मोर पर्सनस ऑफ होम वन ऑफ सच एज को ओनर रिस्पेक्टिवली बिड द सेम sum for such property or for any lot, the bidding shall be deemed to be the bidding of the co-owner। अब ऐसे है कि प्रॉपर्टी है को ओनर की भी है, साथ में जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर के साथ कोई को ओनर्स भी हैं। अब बोली लग रही है, बोली के अंदर कुछ लोगों ने बोली लगाई और साथ में ये जो को ओनर था जिसकी प्रॉपर्टी खुद अपनी भी है वो भी बोली लगा रहा है। दोनों ने सेम प्राइस की बोली लगाई, 20 लाख उसने बोली लगाई, 20 लाख इसने बोली लगाई, तो फिर को ओनर की बोली को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद रूल 78 में बताया जा रहा है कि इरेगुलरिटी नॉट टू विशिएट सेल बट एनी सेल इंजर्ड में सू, कि अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उससे सेल विशिएट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। हाँ, किसी को इंजरी होती है तो वो दावा कर सकता है। नो इरेगुलरिटी इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शेल विशिएट द सेल। मूवेबल प्रॉपर्टी की पब्लिशिंग में, सेल कंडक्ट करने में कोई इरेगुलरिटी हो गई है, बेज़ाब्त की हो गई है, तो उससे सेल ख़राब नहीं होगी। But any person sustaining any injury by reason of such irregularity at the hand of any other person may institute a suit against him for compensation। लेकिन अगर किसी बंदे ने कोई इंजरी बर्दाश्त की है इस इरेगुलरिटी की वजह से, तो वो उस बंदे के खिलाफ जिसकी वजह से इरेगुलरिटी हुई है सू कर सकता है, दावा दायर कर सकता है कंपनसेशन का, हर जाने का। और इफ सच अदर पर्सन इज द परचेजर फॉर द रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड फॉर कंपनसेशन इन डिफॉल्ट ऑफ सच रिकवरी, उससे उस प्रॉपर्टी की रिकवरी का दावा भी कर सकता है, उससे उस डिफॉल्ट की कंपनसेशन का दावा भी कर सकता है। रूल 79 के अंदर बताया गया डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी डेट्स एंड शेयर्स
where the property sold is movable property of which actual seizure has been made, it shall be delivered to the purchaser. मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके बारे में एक्चुअल सीजर हो चुकी है, यानी कि जिसको एक्चुअली सीज किया जा चुका है, तो उसकी जब सेल होगी तो उसकी डिलीवरी उसी वक्त मौके के ऊपर परचेजर को दे दी जाएगी। यानी कि एक प्रॉपर्टी जिसको पहले से सीज कर चुके थे, अदालत में सीज हो चुकी थी, उसकी सेल हुई तो फौरन डिलीवरी मौके पे कर दी जाएगी। वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज मूवेबल प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ सम पर्सन अदर देन द जजमेंट डेटर। हाँ, अगर जजमेंट डेटर के अलावा किसी और पर्सन की पोजेशन में है, the delivery thereof to the purchaser shall be made by giving notice to the person in possession, prohibiting him from delivering possession to the person of the property to any person except the purchaser. अगर जजमेंट डेटर के पास है तो फौरन मौके पर डिलीवरी, उसके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो उसको नोटिस भेजा जाएगा कि आपने अब जजमेंट डेटर को नहीं देनी, सिर्फ परचेजर को देनी है और किसी को भी इसकी डिलीवरी नहीं करनी। Where the property sold is a debt not secured by a negotiable instrument। अब कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ना कोई डेट है, कर्जा है, और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको सिक्योर भी नहीं किया गया। होता यूँ है कि कर्जा दिया जाता है, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रॉमिसरी नोट के जरिए उसको सिक्योर किया जाता है, बांधा जाता है। अब ऐसा कर्जा है जिसको किसी तरीके से बांधा भी नहीं गया और इज ए शेयर इन कॉर्पोरेशन, या कॉर्पोरेशन के अंदर शेयर है। द डिलीवरी शेल बी मेड बाय रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट प्रोहिबिटिंग द क्रेडिटर फ्रॉम रिसीविंग द डेट। तो अब इसमें यह होगा कि अदालत रिटर्न नोटिस करेगी, रिटर्न ऑर्डर करेगी उस बंदे को, क्रेडिटर को, जिसने कर्जा लेना है, कि अब आपने कर्जा नहीं लेना, और एनी इंटरेस्ट दे रहा है या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो आपने वो भी नहीं लेना। एंड द डेटर फ्रॉम मेकिंग पेमेंट देयर ऑफ टू एनी पर्सन, और जिसने कर्जा देना है उसको भी कहा जाएगा कि आपने भी अब किसी को इसकी अदायगी नहीं करनी, एक्सेप्ट द परचेजर, सिवाय उसके जिसने अब ये डेट खरीद लिया है। सेल हुआ था डेट, क्योंकि डिक्री डेट के बारे में थी, सेल हो गया है, जिसने खरीदा है सिर्फ उसी को डिलीवरी करनी है और किसी को नहीं करनी। और प्रोहिबिटिंग द पर्सन इन हुज नेम द शेयर में बी स्टैंडिंग फ्रॉम मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ द शेयर, या किसी और बंदा जिसके हक में वो शेयर उसके नाम पर है, उसको भी कह दिया जाएगा कि आपने किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना। और टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द परचेजर, सिर्फ परचेजर को कर सकते हैं और किसी बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और रिसीविंग पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट, और कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड भी इसके ऊपर नहीं रिसीव कर सकते। एंड द मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन फ्रॉम परमिटिंग एनी सच ट्रांसफर और मेकिंग सच पेमेंट टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द परचेजर, और उस कॉर्पोरेशन के मैनेजर, सेक्रेटरी, प्रॉपर ऑफिसर को भी कह दिया जाएगा कि आपने भी किसी को इसकी ट्रांसफ़र नहीं करनी एक्सेप्ट द परचेजर, परचेजर के अलावा किसी को भी इसकी ट्रांसफ़र नहीं करनी। यानी कि सिंपल बात यही है कि जिसने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है सिर्फ उसी को डिलीवरी होगी, बाकी आपस में लोगों ने कर्जे लिए दिए हुए थे तो दोनों को मना कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन के अंदर शेयर था तो उसके मैनेजर, सेक्रेटरी को भी मना कर दिया जाएगा कि किसी को आप ट्रांसफ़र ना करें, सिर्फ परचेजर को ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद रूल 80 के अंदर बताया गया है ट्रांसफ़र ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेयर। अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। Where the execution of a document or the endorsement of a party in whose name a negotiable instrument or share or in a corporation is standing is required to transfer such negotiable instrument or share। कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसी पार्टी जिसके हक में वो डॉक्यूमेंट या एंडोर्समेंट ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, रिक्वायर है, द जज और एनी सच ऑफिसर एज मे बी इम्पोर्टेंट इन दिस बिहाफ मे एग्जीक्यूट सच डॉक्यूमेंट और सच एंडोर्समेंट एज द केस में बी नेसेसरी। तो इसकी ट्रांसफ़र कैसे होगी? इसकी ट्रांसफ़र जज के ज़रिए या कोई और ऑफिसर जो जज अपॉइंट करता है उसके ज़रिए होगी और किसी तरीके से भी नहीं हो सकती। एंड सच डॉक्यूमेंट और एग्जीक्यूशन और एंडोर्समेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज एग्जीक्यूशन और एंडोर्समेंट बाय द पार्टी। और इस एग्जीक्यूशन या एंडोर्समेंट की ऐसी ही हैसियत होगी जैसे कि उस पार्टी ने खुद ट्रांसफ़र की है, जिसने इसको ट्रांसफ़र करने की, जो इसको ट्रांसफ़र करने की मजाज है। सच एग्जीक्यूशन और एंडोर्समेंट में भी इन द फॉलोइंग फॉर्म उसका ये होगा। ए बी बाय सी डी जज ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के जज का नाम होगा, और एज अ केस में भी इन अ सूट बाय ई एफ एंड अगेंस्ट ए बी, कोर्ट के जज का नाम होगा, जिस पार्टी का सूट है उसका, जिसके खिलाफ सूट है उसका। इन सारी बातों को इस तरह फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। आगे बताया जा रहा है अनटिल द ट्रांसफर ऑफ सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और शेयर द कोर्ट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट सम पर्सन टू रिसीव एनी इंटरेस्ट और डिविडेंड ड्यू देयरऑन एंड टू साइन अ रिसीप्ट फॉर द सेम। तो जब तक ये ट्रांसफ़र हो रही है तब तक अदालत कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकती है कि वो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या शेयर के अंदर के ऊपर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड बनता है तो वो बंदा रिसीव करता रहेगा और उसकी रसीद भी बनाता रहेगा।
and any receipt so signed shall be valid and effectual for all purposes as if the same had been signed by the party himself. और उस रसीद जिसको वो साइन करेगा उसकी वैलिडिटी और उसकी इफेक्चुअनेस ऐसे होगी जैसे कि उस पार्टी ने खुद की हो जो इसको करने की मजाज है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कॉरपोरेशन के अंदर शेयर है, उसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है और वो पार्टी जो ट्रांसफ़र करने की मिजाज है वो नहीं कर सकती, तो फिर यहाँ पर अदालत करेगी और अदालत इस तरह फिर उसकी ट्रांसफ़र को ऐसे इफेक्चुअल समझा जाएगा जैसे कि उस पार्टी ने खुद की हो जो इसको ट्रांसफ़र करने की मिजाज है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर 21 के अंदर रूल 76 से लेकर 80 तक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।